नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। दरअसल रशिया ने यहां पर कंसर्न जताया है, चिंता जताई है कि यूक्रेन की तरफ से कुछ हथियार ऐसे मिले हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खास तौर पर 115 mm की आर्टिलरी के जो शेल्स हैं, यानी कि जो तोप के गोले होते हैं, वो यहाँ पर मिले हैं। और कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन के थे। इसको लेकर रशिया ने यहाँ पर चिंता जताई है और भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड है, पूरा मामला जानेंगे। आखिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिलेवेंट है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रशिया ने कंसर्न जताया है कि यूक्रेन की तरफ से ऐसे गोले बारूद इस्तेमाल हो रहे हैं, तोप के, आर्टिलरी के, 115 mm के, जो कि भारतीय ओरिजिन के लगते हैं। और यहाँ पर ये सारी बातें जब देखते हुए ऐसी चिंता बताई जा रही है, हो सकता है शायद ये जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को भारतीय ओरिजिन के, हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर हो रहा हो, ठीक है। और ये पूरा मामला दिल्ली के संज्ञान में भी रशिया के द्वारा लाया गया। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि जिन हथियारों की बात रशिया कर रहा है वो कैसे हैं। दरअसल ये जो गोले होते हैं तोप के, इनकी बात की जा रही है। 115 mm के आर्टिलरी गन जो होती है उसके शेल्स यानी कि गोले होते हैं। आर्टिलरीज आप देख सकते हैं, इन गन्स को कहते हैं, ये काफ़ी लाइट वेट होती है। एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जा सकता है और साथ में इनको जल्दी से सेटअप किया जा सकता है। भारत का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें आप देखेंगे ये वाली जो आर्टिलरी गन्स थी, जो कि बोफोर्स से खरीदी गई थी, कंपनी बोफोर्स कंपनी की, उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर भारत के लिए किया था। और अगर बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गन्स होती हैं जो कि अभी इस्तेमाल हो रही हैं यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब यहाँ पर ये जब बात की गई तो यहाँ पर भारत का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड सरकार का यहाँ पर क्लियर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर कहा है कि भाई भारत की तरफ से ऐसा कोई भी कंसाइनमेंट, कोई ऐसा बिल्कुल सप्लाई नहीं भेजी गई है यूक्रेन को ऑफिशियली कि भाई भारत के जो गोले बारूद हैं वो यूक्रेन में उनकी मदद करने जाएं। और दूसरी तरफ से भारत का स्टैंड इस पूरे मामले में हमेशा से न्यूट्रल रहा है कि दोनों पार्टी आपसी सहमति से, पीसफुल तरीके से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से पूरा मामला रिजॉल्व करें, युद्ध वगैरह को यहाँ पर रोकें, क्योंकि जान माल का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। भारत का ये पूरा स्टैंड ऑफिशियल है, न्यूट्रल। इसलिए भारत ने यूक्रेन को कोई हथियार वगैरह कुछ सप्लाई नहीं किया है। और ऐसे में अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, तो भारत समय समय पर यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, वहाँ पर वॉर क्राइम्स के और उसके अलावा सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने वाले इंसिडेंट जो है उसकी खबर आती रहती है। ऐसे में भारत ने यहाँ पर कई बार कई मल्टीपर्पज़, यहाँ पर भारत ने कभी दवाइयाँ, कभी अनाज और अलग अलग तरह की, कभी स्कूल बसेस को यहाँ पर भेजा है एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो भारत समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड लगातार कर रहा है यूक्रेन की पूरे युद्ध के दौरान, और एक न्यूट्रल स्टैंड भारत का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भारत का तो यहाँ पर स्टैंड क्लियर है कि भाई यहाँ पर ऑफिशियली कोई हथियार जो है सप्लाई वगैरह नहीं किए जा रहे हैं, और भारत चाहता है जल्दी से मामला डायलॉग से, पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो, युद्ध वगैरह की स्थिति जो है ये जल्दी से यहाँ पे खत्म हो। और इसीलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है, अगर भारत ने हथियार अपने सप्लाई नहीं करे हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर ये काम हो सकता है। हो सकता है यूरोपियन नेशंस, जिनको भारत के हथियार जाते हों, कुछ यूरोपियन नेशंस की साइड से ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि हथियारों को डाइवर्ट करके यूक्रेन भेज दिया गया हो, ठीक है, खासतौर पर स्लोवेनिया और पोलैंड की तरफ से, ठीक है। अब ये जो पूरा मामला है कि भाई थर्ड पार्टी के थ्रू हथियार पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, हथियारों का ये जो इलीगल तरीके से मूवमेंट है, ऐसे में जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो यहाँ पर हथियार किस हाथ में जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हाथों में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये सब मामले जो है हथियारों के एक्सपोर्ट से, हथियारों के ट्रेड से, इलीगल ट्रेड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब भी कोई युद्ध की स्थिति चल रही हो तो वहाँ पर लेजिटिमेट तरीके से हथियार किस कंट्री के कि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं या नहीं, इस पर नज़र रखी जाए। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है कई बार इस तरह के कामों के लिए, जैसे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर 364 मिलियन का बताया गया था कि सीक्रेट्स आर्म सेल यहाँ पर यूक्रेन के साथ साइन किया था। और ये जग जाहिर है, जब से यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कई बार हथियार यूक्रेन की तरफ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए
पाकिस्तान हालांकि इन क्लेम्स को डिनाई करता है, पाकिस्तान मना करता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध अभी चल रहा था नगर्नो कराबाख में, तो वहां पर भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मर्सिनरीज यानी कि ऐसे लड़ाकू लोगों को, ऐसे सैनिकों को भेजा था पैसे के बदले में। जो लोग जाते हैं मर्सिनरीज को यहाँ पर पाकिस्तान ने भेजा था युद्ध लड़ने के लिए। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है जो कि किसी भी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की, एक एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की, एक प्रोफेशनल स्टेट की निशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति को एनकैश कर रहे हैं। जैसे ही मौका मिला आप पैसे कमाने की यहाँ पर सोच रहे हैं, और ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की निशानी नहीं है। तो एक तरफ तो यूक्रेन को रशिया या यूक्रेन की तरफ हथियार पहुंचने का मामला उठ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ यूएस ने भी रशिया के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भाई यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया ने जो इस्तेमाल की है, नॉर्थ कोरिया से ये मिसाइल्स खरीदी हैं। अब नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्व होना यहाँ पे फिर से एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भाई हथियार जो है वो लेजिटिमेट तरीके से युद्ध में आ रहे हैं। तो युद्ध हो सकता है कुछ दिनों चले, लेकिन युद्ध खिंचे ही जा रहा है, लंबा इतना चले जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर ये चिंता होती है कि आखिर ये हथियार आ कहाँ से रहे हैं। तो अगर नॉर्थ कोरिया जैसा देश यहाँ पर रशिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी कौन सी डील साइन हुई होगी। बताया जाता है कि ऐसी डील साइन हुई है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, कि नॉर्थ कोरिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को रशिया जो है उसके बाकी जो हथियार हैं आगे और हथियार डेवलप करने में मदद करेगा। और नॉर्थ कोरिया को आप जानते हैं एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, तानाशाही वहां पर आपको देखने को मिलेगी। समय समय पर मिसाइल्स चलाने की, न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकियां आती रहती है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। तो ऐसे में यहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं कि जो हथियार हैं वो लेजिटिमेट तरीके से देशों के पास आए युद्ध की स्थिति में। वहीं पर अगर बात करें, अगर हथियार लेजिटिमेट तरीके से नहीं आते हैं युद्ध की स्थिति में तो क्या होता है। दरअसल ऐसे में यहाँ पर चिंता बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर पुतिन ने कहा है, पुतिन की स्टेटमेंट थी कि भाई व्लादिमीर पुतिन की, कि भाई यहाँ पर जो हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं ये तालिबान के हाथों में यहाँ पर पड़ सकते हैं। ठीक है, और तालिबान के हाथों में जा रहे हैं, और क्योंकि तालिबान फिर से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, ये हथियार आगे और कई पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में अलग अलग आतंकी संगठन, अलग अलग समुद्री लिटोरों यानी कि पायरेट्स जो है समुद्री लुटेरे, उनके पास, अलग अलग देशों में जो गैंगस्टर ग्रुप्स हैं उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि तालिबान क्या करेगा, हथियार बेचकर पैसा कमाने की फिर कोशिश करेगा। तो अगर हथियार लेजिटिमेट तरीके से देशों के पास नहीं जाएंगे तो वो थर्ड पार्टी में किसी ऐसे हाथों में जा सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ग्रुप या नेशन नहीं है। और फिर ऐसे में समस्या होती है, जब हथियार अलग अलग लोगों को बेचे जाएंगे तो फिर यहाँ पर वॉर क्राइम्स, ठीक है, समुद्री लूटपाट, पायरेसी, ऐसी चीज़ें देखने को बढ़ सकती है और ज़्यादा मिल सकती है। तो कहता है वहीं पर दूसरी बात, इंटरपोल के जो हेड हैं इन्होंने भी यहाँ पर ये बात जताई कि ये जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को, हो सकता है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके हाथों में पड़ जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग हैं इनके हाथों में पड़ जाए। तो आप समझ सकते हैं इससे पूरे एक रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हथियार कैसे जा रहे हैं उस पर नज़र रखी जाए। वहीं पर अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हथियार अगर लिमिटेड मात्रा में देशों को मिलेंगे तो युद्ध की स्थिति थोड़ी जल्दी शांत होगी और पीसफुल नेगोशिएशन होगा, चर्चा होगी युद्ध को रोकने की। लेकिन अगर हथियारों की सप्लाई कांस्टेंट बनी रहेगी तो समस्या फिर ये होगी कि क्योंकि युद्ध की स्थिति में यहाँ पर वॉर क्राइम्स जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वायलेंस बड़े स्केल पर देखने को मिलता है, जान माल का नुकसान होता है, ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन होता है। ऐसे में यहाँ पर यूएन ने भी यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर कंफर्म किया कि रशिया के द्वारा वॉर क्राइम्स यूक्रेन के अंदर देखे गए। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हथियारों के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल जो है देशों का होना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार टू सरकार हथियार सप्लाई नहीं हो रहे हैं तो ये कोशिश भी नहीं होनी चाहिए कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर चोरी चोरी चुपके चुपके वहाँ पर हथियार पहुँचा दिए जाएँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा मामला है और इसलिए ज़रूरी है हथियारों का के ऊपर कंट्रोल होना। दूसरी बात यहाँ पर अगर बात करें, अब सवाल उठता है कि भाई ये जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं ये सरकारें नहीं कर रही है, ये थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर
रशिया को अगर नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया को हथियार नॉर्थ कोरिया अगर हथियार सप्लाई कर रहा है रशिया को तो ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस जो है यूक्रेन को भर भर के हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर वॉर से रिलेटेड, हथियारों से रिलेटेड सप्लाई और यहाँ पर एड दी गई है यूक्रेन को। 46 बिलियन डॉलर तो अकेले सिर्फ यूएस ने ही दे दिए हैं। जर्मनी, यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी मदद की है मिलिट्री सप्लाई में यूक्रेन की। तो कहता है आखिर इनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा। यूएस तो ऑफिशियली हथियार सप्लाई कर रहा है सरकार टू सरकार यूक्रेन को, वहीं पर अगर नॉर्थ कोरिया करता है रशिया को तो उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल अगर यूएन के अगर डिफरेंट चार्टर्स, अलग अलग चार्टर्स को और ट्रीटीज को अगर यहाँ पर देखें तो कहता है कि ये जो सप्लाई कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए यूक्रेन को, ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रशिया ने क्या करा है, रशिया ने अटैक करा है यूक्रेन के ऊपर। रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन की टेरिटरी में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन की कुछ जमीन जो है रशिया ऑलरेडी कब्जा चुका है। तो रशिया क्या है, एक एग्रेसर है, ठीक है। रशिया एक एग्रेसर है, यानी कि रशिया ने अटैक यहाँ पर किया है। और क्योंकि यूक्रेन की जमीन को कब्जा लिया गया है तो यहाँ पर यूक्रेन को अधिकार है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का। क्योंकि इसकी जमीन कब्जा ली गई है, यहाँ पर यूक्रेन को अधिकार है कि भाई उसकी टेरिटरी कैसे मैनेज की जाएगी, उसकी टेरिटरी में क्या चीज़ होगी विद इन द टेरिटरीज, ये यूक्रेन के लोगों का और यूक्रेन की सरकार का मत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाहर से कब्जा हो चुका है यूक्रेन की टेरिटरी पर। तो यहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के को एस्टेब्लिश करने के लिए या इसके फेवर में यहाँ पर जो यूएस की मदद है यूक्रेन को, ये कहा जा रहा है कि भाई ये गलत नहीं है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया जब रशिया को हथियार सप्लाई करता है, या फिर जब ये खबर उठी कि हो सकता है भारत के हथियार जो है सप्लाई हो रहे हों, ठीक है, उसे क्यों गलत माना गया? क्योंकि यहाँ पर भारत जो हथियार सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया के, जो यहाँ पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं रशिया को, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, कि अगर किसी देश में इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वो देश जो इस युद्ध के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टी नहीं है, उनको न्यूट्रल रहना होगा, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। तो बाकी जो देश जैसे भारत, नॉर्थ कोरिया, ये ऑफिशियली यहाँ पर अगर हथियार सप्लाई करते हैं तो फिर ये चीज़ गलत मानी जाएगी। क्यों? इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, ये युद्ध के अंदर पार्टी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात करें, भारत के जो सप्लाई हथियार कहा जा रहा है कि मिले हैं, तो ये थर्ड पार्टी रूट से जो मिले हैं ये भी गलत है, क्योंकि फिर ये हथियार गलत हाथों में भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू न्यूट्रल, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी को याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्टीज नहीं है देश, उनको यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूएस जो हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है ऑफिशियली, यहाँ पर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग ट्रीटीज और कन्वेंशन है जो कि पूरी दुनिया में कैसे कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, यानी कि जो हथियार हैं, उनका एक्सपोर्ट होगा, उनका ट्रेड होगा, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक ट्रीटी आपको दिखेगी, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि 2014 के अंदर फोर्स में आती है। और एक कन्वेंशनल हथियार जो है, बंदूक वगैरह, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से हटकर जो कन्वेंशनल हथियार हैं, उनके ट्रेड को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यूएस ने इसको साइन किया है लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया, रशिया इसमें पार्टी नहीं है, भारत भी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में पार्टी नहीं है। इसको याद रखेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट आपको दिखता है जो कि क्या करता है, ये एक्सपोर्ट जो है कन्वेंशनल वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। यानी कि अलग अलग देश जो एक्सपोर्ट करते हैं वेपन्स को, उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। टोटल 42 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। भारत भी इसका मेंबर आपको 2017 में बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो 2017 में भारत जो है वासेनार, जो कि एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, इसका हिस्सा बनता हुआ नजर आता है, जबकि भारत आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। इस चीज़ को
याद रखेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वासेनार अरेंजमेंट कहता है डुअल यूज़ के लिए, यानी कि पीसफुल तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलिट्री और पीसफुल पर्पस दोनों के लिए आप हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से, कन्वेंशनल वेपन्स को। और यहाँ पर अलग अलग जो देश हैं ये आपस में क्या करते हैं, अपने हथियारों की एक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, कितना उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किया, ठीक है। और वासेनार अरेंजमेंट के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है वो आपको वियना में देखने को मिलता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो अरेंजमेंट्स हैं कन्वेंशनल हथियारों की सप्लाई में, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना यहाँ पर गलत है, क्योंकि उससे अलग अलग यहाँ पर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट्स है ये क्या करते हैं, सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो हथियार सप्लाई होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, आप स्पेशल क्लासेज में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ स्पेशल लाइव क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती है अन अकेडमी की ऐप पर, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं पर पेड कोर्स जो है इसमें हम 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी पर कोई सा भी कोर्स खरीदना होगा तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है सभी बैचेस के ऊपर, खास तौर पर 2025 के जो बैच है इसके ऊपर आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ में 6 महीने की आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी देखने को मिलती है। तो 2025 की तैयारी बिल्कुल फाउंडेशन से करनी है, जीरो से, टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट और 6 महीने एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलती है अगर आप कोड लगाएंगे SMK लाइव। तो SMK लाइव लगाने से आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है। साथ ही में आपकी जानकारी में अगर कोई भी दोस्त इस बार 2023 के इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है तो उसको आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर अनअकैडमी मॉक इंटरव्यूज़ आपको कंडक्ट करवा रहा है, वो भी फ्री में। टॉप रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे और कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी, कौन से संधि के तहत, ट्रीटी के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो कहता है रोम स्टैट्यू, बर्न स्टैट्यू, जेनेवा कन्वेंशन या वियना कन्वेंशन, यहाँ पर बताएंगे। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर वियना कन्वेंशन नहीं है, बाकी 3 में से आप डिसाइड करिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और जानने के लिए इन्फॉर्मेशन मिली तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।